हेलो, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप जो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या है? प्राथमिक क्रियाएं, कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5। कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, भोजन संग्रहण के बारे में और खनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है वो आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, आखेट, ईटीसी ना। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, आखेट। ये सब किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कृषि की, पशुपालन की, भोजन संग्रहण की और खनन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आर्थिक क्रिया होती क्या है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, उसी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है या वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? मनुष्य कि वह सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, इसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है या यह आर्थिक क्रिया कहलाता है। तो समझ में आ गया आर्थिक क्रिया क्या होता है? ठीक है, आर्थिक क्रिया मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है? धन। अर्थ का मतलब ही होता है धन। ठीक है, तो धन प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कार्य करता है ना, उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं या उसी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार की बात करें कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की बात करेंगे। आर्थिक क्रिया का मुख्य रूप से कितने प्रकार की बात करेंगे? 4 प्रकार की आर्थिक क्रिया की बात करेंगे, जिसमें प्राथमिक क्रिया होगी, द्वितीय क्रिया होगी, तृतीय क्रिया होगी और चतुर्थ क्रिया होगी ना। आर्थिक क्रिया कितने? अगर आर्थिक क्रिया की बात करें, आर्थिक क्रिया तो कितने टाइप की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं? तो यहाँ 4 टाइप की बात करेंगे। प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन संग्रह विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है या याद आता है या किया जाता है? भोजन संग्रह विश्व के किन 2 भागों में किया जाता है? किया जाता है। तो पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोपिया एवं दक्षिणी चिली। देखिए उत्तरी कनाडा, कनाडा की बात करते हैं तो जो उत्तरी अमेरिका है वहां आता है कनाडा। उत्तर में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में कनाडा है। तो कनाडा या उत्तरी यूरोपीय देश और दक्षिणी चिली की बात करते हैं तो यहाँ भोजन संग्रह होता है। दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, जैसे अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहां भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। क्या है? पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांश रेखा के आसपास का क्षेत्र ना। दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन 2 भागों में कौन सी कृषि होती है? तो भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। आगे है चलवासी पशुचारण क्या होता है? देखिए पशुचारण 2 टाइप के होते हैं। पशुचारण कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है चलवासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो पहले हम लोग बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। चलवासी पशुचारण क्या होता है? तो देखिए
यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक पशुचारण है। ऐसा पशुचारण है जिससे लोग अपना जीवन का निर्वाह करते हैं ना, तो यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है। दूसरा पॉइंट आता है, इसमें पशुचारक अपने अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं ना। जो पशुचारक होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, पशुओं को जो पालते हैं, वो अपने अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती है, इसमें पशुओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। चौथा पॉइंट आता है कि इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है। जो प्राकृतिक रूप से जो घास मिलती है उसी पर रहना पड़ता है पशुओं को। और पांचवा पॉइंट है कि इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ये है चलवासी पशुचारण ना। पशुचारण के दो प्रकार, पशुचारण के कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होता है चलवासी पशुचारण, दूसरा होता है वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो चलवासी पशुचारण की बात करें तो ये प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है। इसमें पशुचारक अपने अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तीसरा है, इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती है। और चौथा है कि इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है। और पांचवा पॉइंट है कि इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ये हो गया चलवासी पशुचारण। आगे हम लोग देखेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन को। चलिए अब बात करते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो जो पशु वाणिज्यिक पशुधन पालन की बात करते हैं तो इसका पहला पॉइंट आता है कि यह एक व्यवस्थित पशुपालन है। क्या है, पूरी व्यवस्था के साथ पशुओं को पाला जाता है, यह एक व्यवस्थित पशुपालन है। दूसरा है, यह एक पूंजी प्रधान पशुपालन, मतलब इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी प्रधान पशुपालन का मतलब होता है इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें एक केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। मतलब चलवासी पशुचारण में देखिए कि बहुत सारे पशुओं को एक साथ पाला जाता है, लेकिन इसमें वाणिज्यिक पशुधन पालन, वाणिज्यिक मतलब है पैसा कमाने के उद्देश्य से जो पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशुओं को ही पाला जाता है, किसमें, वाणिज्यिक पशुधन पालन में। चौथा पॉइंट आता है कि इसमें पशुओं को एक फॉर्म में वाई लगाकर पाला जाता है, एक फॉर्म के अंदर ही इसको क्या किया जाता है, पाला जाता है। पांचवा पॉइंट है कि तो इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है ना। पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है और वैज्ञानिक तरीकों से पशुओं को पाला जाता है। और छठा, इनमें प्रमुख पशु में भेड़ आते हैं, बकरी, गाय, ये सब प्रमुख रूप से वाणिज्यिक पशुधन पालन में पाला जाता है। ठीक है, तो पशुचारण कितने प्रकार की, तो दो प्रकार के पशु पालन है ना। पर पशुपालन कितने, दो प्रकार के, एक होता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी ठीक है, और पशुधन, वाणिज्यिक पशुधन पालन, वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो चलिए आगे बात हम लोग करेंगे आदिकालीन, क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि की बात करते हैं। देखिए इसमें भूमि के क्षेत्रों को टुकड़ों पर आदिम, देखिए यहाँ पर क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्रों, चलिए क्षेत्र के टुकड़ों पर आदिम वृद्धि औजार जैसे लकड़ी का औजार, लकड़ी के हल और क्या है, कुदाल, पार करने वाली छड़ी से खेती की जाती है। ठीक है, यह खेती ये खुदाई है। ठीक है,
यहाँ खुदाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? खुदाई, खुदाई, ठीक है, पार करने वाली है ना। चलिए, यह खेती परिवार की मदद से की जाती है। कौन सी खेती? आदिम कालीन निर्माण। मतलब आदिम कालीन निर्माण कृषि ऐसी कृषि है जिसमें लोग अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खेती का कार्य करते थे। ठीक है, तो परिवार की मदद की जाती है, इसमें मदद से की जाती है खेती। इस फसल से केवल परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर है। ठीक है, इस फसल से केवल परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। किसमें? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। या निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? जब परिवारों के जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ खेती किया जाता हो। देखिए अगला है कि विशाल जमीन के टुकड़े को साफ करके ऊपर अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए क्या किया जाता है? अनाज उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है। ठीक है, इसको साफ करके उसके ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है कि निर्वाह कृषि की बात करते हैं कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं। ठीक है, क्या है कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जब कहीं एक जगह खेती होती है तो वहां मृदा 1 साल या 2 साल खेती करने के बाद जब वहां की मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वो कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर खेती के लिए दूसरी भूमि को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है कि इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। सातवां है, इससे किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस कृषि में उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इसमें किसान क्या करते हैं? उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है? उत्पादन कम होता है। अन्य कृषि का नाम उत्तर पूर्व भारत में जो है इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, मध्य अमेरिका में मिल्पा, मलेशिया में लदान कृषि के नाम से। ठीक है, इसका वीडियो अभी डाल दिए ऊपर में। ठीक है, कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है, इसका वीडियो ऊपर मिल जाएगा। अब है चावल प्रधान कृषि और एक चावल रहित कृषि होता है। ठीक है, एक चावल प्रधान जिसमें अधिक मात्रा में किसको उगाया जाता है? चावल को उगाया जाता है। देखिए इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। किसमें? चावल प्रधान कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। दूसरा है, इसमें खेत का आकार छोटा होता है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार की कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार कार्य करता है। ठीक है, किसान भी होता है और उसका पूरा परिवार भी होता है। चौथा पॉइंट है, इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम पड़ती है और मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब जो चावल प्रधान कृषि होती है इसमें मशीनों या यंत्रों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जबकि मानव श्रम की आवश्यकता अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर को खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। जो पशुओं के गोबर होते हैं ना उसका उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। मतलब प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है। इसका कारण यह है वहां जनसंख्या कम होता है, जनसंख्या कम होता है, इसके वजह से वहां प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोपण कृषि की। किसकी बात करते हैं? रोपण कृषि क्या होता है? तो रोपण कृषि के लिए बड़े आकार के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लार्ज या बड़े आकार के क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अधिक क्या चाहिए? सिंचाई,
उच्च प्रबंध होना चाहिए, उच्च तकनीक होना चाहिए, इसमें वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, रोपण कृषि की फसलें की बात करें तो इसमें चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाय, कॉफी, कोको, कपास, ये गन्ना, ये सब किस फसल के अंतर्गत आती है? रोपण फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब रोपण कृषि की विशेषता की हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रोपण कृषि की विशेषता। रोपण कृषि की कुछ विशेषता है। पहला है, इसके लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्षेत्र कैसा चाहिए? विस्तृत, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए। रोपण कृषि के लिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए। दूसरा है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सस्ते और सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। श्रमिक ना काम करने वाले, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता, श्रमिक की आवश्यकता, सॉरी श्रमिक, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक असली कृषि यह होता है ज्ञानिक विधियों, मतलब वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग होता है। किस, ठीक है, यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। कौन सी? रोपण कृषि। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रोपण कृषि की शुरुआत कहां से हुई है? तो यूरोप से हुई है। ठीक है, कहां से हुई है? यूरोप से। यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। ब्राजील में अभी भी कॉफी के कुछ बागान हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा ना। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के कॉफी बागान को। ठीक है, चलिए, ये थी रोपण कृषि की विशेषता। आगे बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि इसकी प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जो प्रमुख फसल है वो क्या है? गेहूं। इसके अलावे मक्का, जौ, राई, जय, ये भी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत जो खेती होता है उसमें खेतों का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसमें खेत जोतने से लेकर फसल के काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं ना। खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक का जो कार्य किया जाता है वो सभी यंत्रों से ही किया जाता है। किससे किया जाता है? मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रति मजदूर उत्पादन ज्यादा होता है। प्रति मजदूर उत्पादन क्या होता है? उत्पादन ज्यादा। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपी, यूरेशिया के स्टेपी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ये सब घास के मैदान है। यूरेशिया मतलब रूस और एशिया और यूरोप के बीच का क्षेत्र होता है वो यूरेशिया है। तो यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी, यूरेशिया घास के मैदान को स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी, अर्जेंटीना के घास के मैदान को, ये दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना आता है उसमें पंपास, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सब घास के मैदान हैं जहां विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं मिश्रित कृषि। किसकी बात करेंगे? मिश्रित कृषि। देखिए, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल का उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ ही किया जाता है। इसमें खेतों का आकार मध्यम वर्ग मतलब मध्यम होता है ना। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, जो विस्तृत अनाज कृषि पर है तो उसमें बहुत बड़ा होता है, लेकिन मिश्रित कृषि में जो खेतों का आकार होता है वो किस आकार का होता है? मध्यम आकार का होता है खेत।
इसमें प्रमुख फसलें गेहूं हो गई, जौ, राई, जय, मक्का, और इसमें चारे की प्रमुख फसल जैसे भेड़, सुअर। इसमें अधिक पूंजी लगती है किस कृषि में? मिश्रित कृषि में। इसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है और इसमें कुशल कृषकों की जरूरत होती है। तो मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ होता है। फसल का उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ होता है। इसमें खेतों का आकार क्या होता है? मध्यम होता है। खेतों का आकार मध्यम होता है। देखिए मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो फसल आते हैं उसमें गेहूं, जौ, राई, जय, मक्का और इसमें चारे की प्रमुख फसलें आती है। ठीक है, चलिए इसमें प्रमुख रूप से भेड़ पाला जाता है, सुअर पाला जाता है। ठीक है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता लगती है और इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये था मिश्रित कृषि। ठीक है, चलिए अगला कृषि की बात करते हैं जिसमें उद्यान कृषि। क्या है? उद्यान कृषि। उद्यान कृषि की बात करते हैं तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल, पुष्प। ठीक है, यहाँ पुष्प लिखा हुआ है, पुष्प, पुष्प। ठीक है, सब्जी, फल और फूल, इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें उगाई जाती है जैसे सब्जी इसमें उगाया जाता है, फल उगाया जाता है और फूल का उत्पादन किया जाता है। इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ही होती है, आसपास के क्षेत्रों में ही इसकी मांग होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले विशेषता है कि खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा। खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। दूसरा है कि खेत अच्छे यातायात के साधन नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। मतलब खेत अच्छे यातायात के साधनों पर नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है इसमें ना, गहन श्रम और पूंजी अधिक। किसमें? कौन से कृषि में? उद्यान कृषि। कौन सी कृषि? उद्यान कृषि। ठीक है, अच्छा है। अगला है कि अच्छे बीज की जरूरत होती है, सिंचाई का उत्तम प्रबंध चाहिए, उर्वरक उर्वरक की आवश्यकता होती है, कीटनाशी का उपयोग किया जाता है इसमें। ये क्षेत्र यूरोप में होता है, मतलब इसकी जो खेती होती है यूरोप, यूएसए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भी इसकी खेती होती है। ट्रक कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। ट्रक कृषि। ट्रक कृषि के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये खेती किया जाता है वो यातायात के साधनों के विकास के आसपास ही किया जाता है और ये इसका जो उत्पादन होता है जिसको ट्रकों से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया और ले आया जाता है और ये सारे काम एक रात में ही पूरा किया जाता है, इसलिए इसको ट्रक कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि? ट्रक कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है डेयरी कृषि। कौन सी कृषि? डेयरी। डेयरी कृषि की बात करते हैं तो डेयरी कृषि अपने में पूर्ण आर्थिक क्रिया, डेयरी कृषि अपने में पूर्ण आर्थिक क्रिया है। जैसे दूध, घी, मक्खन, पनीर या पौष्टिक आहार इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है ना। तो डेयरी कृषि में दूध से बने, डेयरी कृषि के अंतर्गत दूध से बने प्रोडक्ट ही आते हैं जैसे दूध, घी, मक्खन, पनीर, पौष्टिक आहार इससे मिलता है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत और दक्ष प्रकार है ना। डेयरी व्यवसाय क्या है? दुधारू पशुओं के पालन पोषण करने का उन्नत और दक्ष प्रकार है। ठीक है, आगे हम लोग डेयरी कृषि की विशेषता को भी देखेंगे। देखिए आगे जो है कि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट ये डेयरी कृषि क्यों की जाती है। ठीक है, तो नगरीय और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के स्वर प्रमुख उपभोक्ता है। यह डेयरी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराते हैं। नगर और उद्योग केंद्र में डेयरी उत्पादों की मांग अधिक है ना। नगर में क्या होता है? डेयरी उत्पादों का मांग अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट ही डेयरी उद्योग को लगाया जाता है। ठीक है,
अब है भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सी कृषि? भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है ना, अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए ये कृषि मशहूर है ना, विशेष करके इसमें अंगूर की कृषि की जाती है। विशेष रूप से किसकी खेती होती है? अंगूर की ना, जिसमें पढ़े थे कि उच्चतम किस्म का जो हाई क्वालिटी का जो अंगूर होता है उससे मदिरा बनाया जाता है, और लो लो क्वालिटी का जो अंगूर होता है उससे किशमिश और मुनक्का बनाया जाता है ना। तो हाई क्वालिटी के अंगूर से क्या, हाई क्वालिटी के अंगूर से मदिरा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता भी देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। जो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में अंगूर अंगूर की खेती मुख्यतः उनसे मदिरा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मदिरा। जो बेस्ट क्वालिटी का अंगूर होता है उससे क्या बनाया जाता है? मदिरा। शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग यहीं से पूरी होती है। तो कौन सी कृषि से? भूमध्य सागरीय कृषि से ही शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की जो मांग को पूरा किया जाता है वो कहां से? भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत से। अब कौन सी कृषि के बारे में पढ़ेंगे? सहकारी कृषि। कौन सी कृषि? सहकारी कृषि। इसमें कृषकों का एक समूह होता है। ठीक है, सहकारी कृषि में कृषकों का एक समूह होता है जो कि अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है, सहकारी संस्था कृषकों को हर प्रकार से मदद देती है। जो सहकारी संस्था है वह कृषकों को हर प्रकार से क्या देती है? मदद देती है। ठीक है, अब कौन सी कृषि की बात करेंगे? सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि की बात करेंगे? सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि? सामूहिक। पहला पॉइंट आता है कि यह कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। सामूहिक कृषि की शुरुआत कहां से हुई है? सोवियत संघ से हुई है। कहां से? सोवियत संघ से। इस कृषि को सोवियत संघ में क्या है? कोल खहोज ना, कोल या कोलहोज, कोलहोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलहोज। इसमें सभी कृषक मिलकर खेती करते हैं, एक साथ समूह में खेती किया जाता है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोल खोज इसको कहते हैं, कोल खोज। ठीक है, कोल खोज इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सभी कृषक मिलकर आपस में खेती करते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। जो उत्पादन का साधन होता है ना उस पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग खनन की। किसकी बात करेंगे? खनन का मतलब होता है खुदाई। खनन का मतलब खुदाई। जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने के लिए खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? खनन। खनन का मतलब ही होता है खुदाई ना। जमीन के अंदर से जब हम लोग खनिज पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इसी इसी विधि को क्या कहा जाता है? खुदाई। इसी विधि को खुदाई। खनन दो प्रकार के होते हैं। खनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धरातलीय खनन। क्या होता है? धरातलीय खनन। और दूसरा होता है भूमिगत खनन। क्या होता है? भूमिगत खनन। खनन की विधि की बात करते हैं तो धरातलीय खनन, इससे विभिन्न क्या विभिन्न खाना भी, इसे विविध खाना भी कहा जाता है। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है। सुरक्षात्मक उपकरणों में कम खर्च इसमें लगता है। भूमिगत खनन की बात करते हैं तो पहला हो गया खनन की विधि में, पहला धरातलीय खनन हो गया, दूसरा हो गया भूमिगत खनन। तो भूमिगत खनन में कुप्पी खनन, इसको कुप्पी खनन कहा जाता है। कुप्पी खनन क्या कहता है? कुप्पी या कुप्पी। गहराई में स्थित खनिजों को निकालने में इसका प्रयोग होता है। महंगा और ये जोखिम भरा होता है ना। यहाँ पर जो भूमिगत खनन होता है वो जोखिम भरा है, जबकि धरातलीय खनन में ज्यादा जोखिम नहीं होता। ठीक है, अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? खनन को प्रभावित करने वाले
कारक की बात करते हैं तो एक भौतिक कारक में खनिज निक्षेप होता है, आर्थिक कारक होता है, एक होता है भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में तकनीक और श्रमिक यातायात। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था प्राथमिक क्रियाएं। क्या नाम था? प्राथमिक क्रियाएं। अगर यह वीडियो आप पहली बार अगर इससे जुड़ रहे हैं तो ये जो लाल बटन है ना आपके मोबाइल में भी दिखेगा और इसको दबा के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अगर पहली बार जुड़ रहे हैं और 12th का तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इससे आप जुड़ें और जल्दी जल्दी जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद।